मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर और निंदनीय तरीके से जीना मतलब हर रोज मरने के बराबर है। ये कहना था इतिहास के एक महान योद्धा नेपोलियन का, जिसका ये भी कहना था कि अनजानी राह पर तो वीर ही आगे बढ़ते हैं, परिचित राह पर तो कायर तलवार चमकाया करते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी और ना ही जीवन में कभी डगमगाया, ऐसा निडर और साहसी योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसकी लड़ाई की स्ट्रेटेजी आज भी कई देशों की सेना फॉलो करती है और नेपोलियन के मिलिट्री स्किल्स का अभ्यास किया जाता है। नेपोलियन पे कई फिल्में आदि बन चुकी है, तो कई किताबों में नेपोलियन की जीवनी और नेपोलियन के विचारों का वर्णन मिलता है। तो दुनिया के कई बुद्धिजीवी आज भी नेपोलियन के विचार दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको नेपोलियन के जीवन के कुछ सुने और कुछ अनसुने किस्से। इस रोमांचक जानकारी को पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का एक शक्तिशाली योद्धा और मिलिट्री लीडर था, जो आगे चलकर वहां का महाराजा भी बन गया, जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी। कोई जंग हो या फिर कोई भी चुनौती, इस योद्धा ने किसी के सामने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। नेपोलियन वो योद्धा था कि चुनौती के आगे घुटने नहीं टेका करता था, बल्कि चुनौतियां खुद नेपोलियन के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाया करती थी। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में एजेक्सिया में हुआ था। ये एक आइलैंड है जो कॉर्सिका में है। नेपोलियन के जन्म के एक साल पहले ही सन 1768 में एजेक्सिया को फ्रांस ने इटली से जीतकर फ्रांस में शामिल कर लिया था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, वो एक लॉयर थे, और उसके माँ का नाम लेटिसिया रोमेलिनो बोनापार्ट था। नेपोलियन की माँ इटालियन थी, जिसके कारण नेपोलियन की मातृभाषा भी इटालियन थी, जिसके कारण वो शुरुआत में फ्रेंच नहीं बोल पाते थे, लेकिन स्कूली पढ़ाई खत्म करते करते उन्होंने फ्रेंच बोलना सीख लिया था। बचपन से ही नेपोलियन की बुद्धि तेज होने के साथ नेपोलियन को सैन्य गतिविधि और सैन्य प्रशिक्षण लेने में रुचि रही थी, जिसे देखते हुए नेपोलियन के पिता ने उनका दाखिला मिलिट्री एकेडमी में करवा दिया था, जहां से उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में ग्रेजुएशन पूरा कर वो फ्रांस के सेना में भर्ती हो गए। उन्हें फ्रेंच मिलिट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी की पोस्ट मिली और उसके बाद उन्होंने अपने हुनर और सैन्य ज्ञान से युद्ध में दुश्मन को हराने की स्ट्रेटजीज और अलग अलग टैक्टिक्स सीखी और युद्ध कला में महारत हासिल की। उसके हुनर और अक्लमंदी से प्रभावित होकर तत्कालीन फ्रेंच इन्फ्लुएंसर लीडर्स ने नेपोलियन को इंटरनल आर्मी का कमांडर बना दिया। उन्हीं दिनों नेपोलियन की शादी भी हुई। वैसे तो नेपोलियन की 2 शादियां हुई थी, जिनमें से उन्होंने पहली शादी जोसेफिन से की थी। जोसेफिन से उन्हें कोई संतान ना होने के कारण उन्होंने दूसरी शादी ऑस्ट्रिया के सम्राट की बेटी मेरी लुइस से की थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। नेपोलियन ने उसकी निडरता और अदम्य साहस और उसकी कभी न हारने और जंग जीतने की नीतियों के दम पर फ्रांस को कई लड़ाइयों में जीत दिलाई। उसके कारण केवल 27 साल की आयु में ही नेपोलियन को फ्रेंच मिलिट्री का कमांडर बना दिया गया। कमांडर बनते ही नेपोलियन ने सरदेनिया पे हमला कर वहां भी जीत हासिल करते हुए अपने जीत के झंडे सरदेनिया पर गाड़ दिए और सरदेनिया का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस में मिलाने के बाद फिर उसने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर वहां का प्रदेश भी जीत लिया। उसके बाद इजिप्ट पर भी जीत हासिल कर वहां से वो एशिया की तरफ बढ़ने लगा। उस समय भारत में ब्रिटिश रूल होने के कारण नेपोलियन को ब्रिटिश रूल वाली जगह जीतना था,
क्योंकि इजिप्ट पर आक्रमण करने से पहले एक बार नेपोलियन लंदन पर आक्रमण करने निकला था, लेकिन ब्रिटिश चैनल को पार ना कर पाने की वजह से नेपोलियन ने यह ठान लिया था कि जिस देश में ब्रिटिश राज होगा उसी देश पर हमला कर उस देश को जीत कर ब्रिटिश आर्मी को मात देगा। एक बार नेपोलियन ने कहा था कि कभी वो ब्रिटिश चैनल को पार इंग्लैंड पहुंच पाया तो इंग्लैंड को वो दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगा। इसीलिए नेपोलियन ने प्लान बनाया कि ईस्ट एशिया पे वो हमला करेगा, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश राज था। और नेपोलियन ने 1798 में 35,000 हाईली स्किल्ड सैनिकों की सेना को लेकर इजिप्ट और पिरामिड को जीतते हुए नील नदी की समरपुर घाटी और माल्टा को जीतकर वो भारत की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन ब्रिटिश नेवी का चैनल ना तोड़ पाने की वजह से वो भारत नहीं पहुंच पाया। 1799 में इजिप्ट का दौरा करते समय उन्हें खबर मिली कि राजधानी पेरिस में हालात ठीक नहीं है। जो सरकार फ्रांस में सत्ता चला रही है वो बहुत कमज़ोर पड़ रही है। इसीलिए नेपोलियन 1799 में फ्रांस वापस आया और वहाँ उसने अपनी सरकार बनाई। फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन को स्वीकारा और फिर नेपोलियन 1799 में फ्रांस का एम्परर बना और अपना राज्याभिषेक करवाकर वहाँ का कामकाज संभाला। फ्रांस में शासन करते समय नेपोलियन ने वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए और टैक्स में काफ़ी छूट देते हुए वहाँ सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाकर उस समय फ्रांस में काफ़ी डेवलपमेंट करवाई थी। उस समय आधे से ज़्यादा यूरोप पर नेपोलियन का कब्जा था। नेपोलियन के शासनकाल में सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था। तभी नेपोलियन ने सन 1812 में रशिया पर हमला करने का फैसला किया और यही उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नेपोलियन ने 5.5 लाख सैनिकों की विशाल सेना को लेकर रशिया की तरफ कूच किया। उसमें से रास्ते में ही कड़ाके की ठंड के कारण उसके कई सैनिक मारे गए। लेकिन तब भी रशिया पहुंचने के बाद एक भयंकर युद्ध होता है और अंततः नेपोलियन ही जीत जाता है। और युद्ध जीतकर जब नेपोलियन रशिया की राजधानी मॉस्को पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीषण आग लगी है, जिसमें खाने पीने का सभी सामान, राशन आदि जल चुका है। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इस बात से ये भी शक जरूर पैदा होता है कि हो ना हो आग प्राकृतिक तौर पर लगी थी या नेपोलियन नाम के तूफान को रोकने के लिए वहाँ के शासकों द्वारा नियोजित तौर पे लगाई गई थी। इतने बड़े फौज का हौसला बुलंद रखने के लिए और जीने के लिए उन्हें खाना ज़रूरी था और आग लगने के कारण खाने पीने की बहुत दिक्कत होने लगी और उसके कारण नेपोलियन के सैनिक भूखमरी का शिकार होने लगे। तब नेपोलियन फैसला करता है कि वो फ्रांस वापस जाएगा, लेकिन तब तक फिर से ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। इसीलिए ठंड खत्म होने तक नेपोलियन को रशिया में ही रुकना पड़ता है। ठंड खत्म होने के बाद थकावट, कमज़ोरी और भूखमरी के कारण लौटते समय भी रास्ते में नेपोलियन के कई सिपाही मारे जाते हैं। बर्बादी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नेपोलियन रशिया के लिए निकला था उस समय 5.5 लाख की फौज लेकर निकला था, लेकिन फ्रांस तक वापस लौटने तक उसके पास केवल 1 लाख की ही फौज शेष बची थी। फ्रांस वापस लौटने के बाद नेपोलियन ने देखा कि वहाँ उसकी सरकार बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है और उसका फ़ायदा उठाकर उसके पड़ोसी दुश्मन और ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। उसके बाद नेपोलियन वहाँ और केवल 100 दिन तक ही सत्ता चला पाया। उसके पड़ोसी दुश्मन देशों ने तय किया कि वो सब एक साथ एकजुट होकर हमला करेंगे, क्योंकि वो अकेले नेपोलियन को कभी हरा नहीं पाए और नेपोलियन इतने सब दुश्मनों का मुकाबला एक साथ अपनी छोटी सी सेना के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया के हमले में उसकी लगभग 80% सेना खत्म हो चुकी थी। और फिर नेपोलियन के सभी दुश्मनों के एक साथ मिल जाने के बाद हुआ 18 जून 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें एक तरफ था फ्रांस और एक तरफ थे यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, पर्सिया और बाकी के कुछ देश, जिसमें से नेपोलियन को ये पता था कि इतने दुश्मनों के आगे उसकी शक्ति कम पड़ जाएगी और वो ये युद्ध नहीं जीत पाएगा।
तब भी नेपोलियन ने फैसला किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं और ना ही हार मानूंगा। और एक भीषण युद्ध के बाद दोनों तरफ के लाखों सैनिक मारे जाते हैं और आखिरकार नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के एक आइलैंड पर रखा जाता है और अंततः 6 साल बाद 51 वर्ष की आयु में 5 मई 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पेट की बीमारी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि नेपोलियन को जहर दिया गया था। एक और योद्धा दुनिया के लिए अपनी कहानी और हौसलों की मिसाल देकर चला जाता है और आने वाले पीढ़ी के लिए अपने पीछे छोड़ जाता है तो बस अपने बुलंद हौसलों की कहानियाँ और अपने विचार। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।